Hello, friends. A warm welcome to Ansarkari. And in this episode, we are going to talk about more important and relevant developments. लेकिन जैसा कि हमें हर बार बात करते हैं that the general studies and also important topics they are interlinked with each other. You must make sure कि आप innovative तरीके से उनको समझ पाएं और अपने खुद के ideas बना पाएं. The goal is to make you self aware and to make you confident about what is given to you rather than just giving you spoon feeding. अगर आप टॉपर्स भी देखेंगे नॉट जस्ट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज लेकिन अगर आप और भी कहीं देखेंगे तो देन ऑलवेज स्मार्ट अनकन्वेंशनल एंड ऑल्सो सेल्फ मेड पीपल मेक इट टू द टॉप रैंक्स नॉट जस्ट इन द एग्जाम बट ऑल्सो इन द लाइफ. सो एक तरीके का फ्रीडम चाहिए, एक तरीके का आपको आना चाहिए आप कैसे अपने बैरियर्स को ब्रीच करें. उसी को आप सिंपल भाषा में कुछ और कह सकते हैं. हमने हर बार चर्चा की एक न एक ऐसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की. अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक सिविल सर्वेंट ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट करे जिससे वो लोगों की लाइफ्स को भी कनेक्ट करेगा और एजुकेशन को भी प्रमोट करेगा. ऐसा किया डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने. इफ यू गो एंड जस्ट चेकआउट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने किया, उन्होंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट राहत. उन्होंने लाइव्स को कनेक्ट किया. कैसे कनेक्ट किया? कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट की तरह उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टार्ट किया. उन्होंने कनेक्टिविटी पहली बात तो बनाई विलेजेस के बीच में, यानी छोटे छोटे ब्रिज बनाए गए. 170 ब्रिजेस वर बिल्ट इन दैट डिस्ट्रिक्ट और उसके हिसाब से 327 स्कूल्स और अराउंड 28,000 स्टूडेंट्स सबको जुड़ गए वो. क्योंकि इससे आपका ट्रेवल टाइम रिड्यूस हो गया, इजी एक्सेस हो गया. और उसके बाद जो है ना सिर्फ स्कूल बल्कि राशन डिपो और आप कह लीजिए लोकल एम्प्लॉयमेंट इसका भी कनेक्टिविटी हुई. तो यानी कि ये पावर उनके हाथ में थी, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को उन्होंने राइट तरीके से मोबिलाइज किया, यानी कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी इस चीज में उनके साथ होंगे. तो क्यों ना होगा. तो विजन, जो कि आप कह सकते हो विजन विदाउट एग्जीक्यूशन इज हेलुसिनेशन. आपने विजन सोच लिया कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा लेकिन उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो. सो दैट इज गोइंग टू बी हेलुसिनेशन. सो विजन विदाउट एग्जीक्यूशन इज हेलुसिनेशन. ये किसने कहा पता है आपको? थॉमस एल्वा एडिसन. तो राइट विजन विद राइट एग्जीक्यूशन इज द वे टू चेंज. तो हम भी वही कर रहे हैं थ्रू आवर चैनल. वी आर ब्रिंगिंग द राइट एग्जीक्यूशन, नॉट जस्ट द राइट विजन. विजन नाम का तो बहुत सारा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज द होल पॉइंट. So that is why we are creating new benchmarks, we are creating new bridges with honesty, integrity, and dedication. Do like, share, and subscribe our channel so that we can promote the best ideas and you can learn how to be the best on your own. So with these ideas, let's start and understand that what is happening in the newspaper so that you will be able to make your own notes. You'll be able to understand कि जी हाँ उसके अंदर हम चीजों को कैसे देखेंगे. सो द फर्स्ट पेज अगेन विजन. बट एक विजन की बात मैंने की, एक विजन यहाँ पर भी है, आपके हाथ में है कि विजन आप अपने कैसे बनाएंगे. फॉर दैट यू हैव टू बी डिफरेंट, फॉर दैट यू हैव टू बी स्मार्ट. Delhi Police Commemoration Day, 21st October 2022, saluting those brave policemen who laid down their lives in the line of duty for all of us, all over India. This is obviously very much relevant. So their invaluable sacrifice is a history scripted with valor, courage, and heroism. Definitely true, 100% true. So we salute, and then next page there is an ad which is talking about Sri Kedarnath, Sri Badrinath, Devbhumi, Uttarakhand, and then it is talking about Gauri Kund se Kedarnath ropeway, Govind Ghat se Hemkund ropeway, माणा माणा पास राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण, जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण. तो अगर आप उत्तराखंड पीसीएस देने जा रहे हैं कल को तो आपको ये सब टिप्स पे होना चाहिए, इसीलिए आप इसको देख सकते हैं. बाकी तो आपकी खुद की समझदारी पर डिपेंड करता है. मूविंग फर्दर, एक एग्जांपल, इंडिया रशिया ट्रेड बहुत बढ़ा. सो व्हाई इट हैज गॉन रिकॉर्ड हाई? इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स. बस इतना देखना है आपको. इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड फर्टिलाइजर, उसमें भी आपको देखना है कि जो इंपोर्ट हुआ है ऑयल का और फर्टिलाइजर का वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है. कॉन्टेक्स्ट वी नो. कॉन्टेक्स्ट इज एज वी हैव ऑलरेडी सीन, इट इज विद रिस्पेक्ट टू यू नो द यूक्रेन एंड रशियन वॉर. अब उसके अलावा जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि भाई इंडिया को बेस्ट रेट के ऊपर इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस अगर हमें मिले देन इट इज रियली गोइंग टू हेल्प अस. सेकेंडली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज दैट एनसीएफ, दैट इज नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो कहता है कि भाई
यू हैव टू टीच इन मदर टंग टिल क्लास एज 8. जहाँ तक हो सके, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन योर होम must be the medium of education till the age of 8. Okay, that is important point. Till the age of 8 you have to understand mother tongue works best, ऐसा कहना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी. तो ये दूसरा पॉइंट हुआ. लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती है. इफ यू वांट टू बिकम फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किताबें अवेलेबल होंगी नहीं होंगी, देन बेस्ट ऑफ द अवेलेबल मटेरियल एंड बेस्ट ऑफ द अवेलेबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो. देन यू हैव ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट बाई विच एज actually you will be bringing the element of other language like English into picture. So ऐसी रोड जो मिलियंस लोगों को जोड़े, चाइना का ऐसा कहना है, उन्होंने इसको ऐसा पा लिया है. डिकेड्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन चाइना में हुई है, उसके ड्राइवर्स हुए हैं. तो कि चाइना में जिस तरीके से पॉवर्टी रिड्यूस होके आई है, क्या हम भी वैसे ही लेके आना चाहते हैं? जस्ट वांट टू शो यू द पिक्चर्स एंड दैट्स ऑल. समय आएगा, बट देन आवर वे ऑफ डूइंग इट इज मोर एथिकल, मोर कंस्ट्रक्टिव, और मोर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक है रादर देन चाइना. सो दिस इज मेकिंग लॉट ऑफ डिफरेंस. सो चाइना फोर्जेस अहेड विद क्लाइमेट एक्शन, ये दिखा रहा है. सोलर थर्मल पावर स्टेशन हैं. उसके बाद जो है आपका ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, बैम्बू को भी प्रमोट कर रहा है. तो वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. दीज आर द एडवर्टीजमेंट्स गिवन बाय चाइनीज डेली, चाइना डेली करके जो है, दैट इज फ्रॉम एशियन. एंड चाइना डेली एशिया पैसिफिक, चाइना डेली हांगकांग. तो ये एक तरीके से प्रमोशन है. बट वी आर ऑल्सो वर्किंग इन दैट सेंस. एनिमल्स आर बीइंग provided the best of the atmosphere in India also. तो अब आगे हम बात करते हैं जो है और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स की. So India must invest in the defense. India is asking the foreign companies and also to everybody else, including Indian companies, to invest in the defense industry so that हम जो है इंडिया में जो है दो बातों को निर्भर बना पाए, आत्मनिर्भर बन पाए. पहला तो जीडीपी जो हम कोशिश कर ही रहे हैं, सेकंड इज द डिफेंस कैपेबिलिटी. यानी इकोनॉमिक एंड डिफेंस दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं, दोनों को हम ग्रो करने की बात कर रहे हैं. डोमेस्टिक इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. गवर्नमेंट ने रिजर्व किया है 68% जो है डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन डोमेस्टिक सेक्टर के लिए. उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इंडिजिनाइजेशन इज की टू सरप्राइज एलिमेंट. ऑब्वियसली अगर हम इंडिजिनाइजेशन कर लेंगे तो हम सबको पता नहीं रहेगा, और ना हम बताना चाहेंगे दैट व्हाट लेवल वी आर रेजिंग अप टू. एंड दिस इज डेफिनेटली अ की word which you can always use in your answers in the mains examination in general studies paper 3. Apart from it, if you are moving further and understanding, this is again an advertisement by the Blue Rose Bookshelf. 20 books that deserve to be on your must read list. तो आपकी अपनी खुद की एक लिस्ट होनी चाहिए. मैं इनकी बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ. आप खुद सोचिए कि आपको कुछ ऐसी बुक्स पता है वर्ल्ड क्लास, इवन टाइमलेस जो ट्रेजर्स हैं, विच आर ऑन योर मस्ट रीड लिस्ट. अगर आपको नहीं पता तो अपनी लिस्ट बनाइए, एंड देन यू कैन डेफिनेटली टॉक टू मी एंड यू कैन डिस्कस. वर्ल्डली वाइज में हम बोलते हैं इन प्रपोर्शन एज द रिपल्सिवनेस of the work increases, the wage decreases. That's what Karl Marx said. It can come up in your sociology optional. It can come in your ethics paper 4 also. This is said in context of what happened in Qatar, डेथ ऑफ अ वर्कर. कतर में जो डेथ्स हुई वो इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए. पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी को रीओरिएंट करने के लिए, इंडिया का जो इतना लार्ज माइग्रेंट वर्कफोर्स है वहां पर, इंडियन एम्बेसीज ऑलवेज कोऑर्डिनेट्स. बट देन क्या केरला की तरह, जहाँ केरला ने वहां पर एक नोडल एजेंसी बनाई जो नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स के, जिसको हम कहते हैं नॉर्का रूट्स, नॉन कैरलाइट रूट्स की जो बनाई, उसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी देते हैं, और उसके बाद जो है क्रिटिकल केयर के लिए भी सपोर्ट करते हैं. एथिकल डिलेमास को दूर करने में और क्रिटिकल सिचुएशंस को सॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं. तो क्या ऐसा सेंट्रलाइज लेवल के ऊपर ऐसा कुछ हो सकता है? यूनियन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ बना सकता है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द गल्फ Indian diaspora is having a very large proportion over there, and then majority of them are semi-skilled or unskilled actually. So that is why issues of labor welfare are very very important, and contractual obligations by those companies must be fulfilled. दूसरी अगर मैं चर्चा की बात करूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हमने बात की थी, लेकिन अभी हमने बात भी की थी भाई, फ्लॉट डेटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. क्यों हो सकता है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो सैंपल साइज है वो बहुत स्मॉल हो सकता है. सेकेंडली, इट इज नॉट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम. जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जब बात करते हैं, तो जरूरी नहीं कि उन्होंने जो जो सैंपल साइज लिया वो साइज जो है पूरे इंडिया के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता
हो सकता है वो अनक्रिटिकल सैंपल हो, ये भी हो सकता है। तो पॉइंट ये है, वी आर ट्राइंग टू कन्वे दिस आइडिया हाउ चाइल्ड मोर्टेलिटी डिपेंड करती है कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में डिजीज का, क्लाइमेट क्या और पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्या है। इंडिया में अभी आउट आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन टेकिंग बर्थ ओनली 40 दे डाई बिफोर देयर फिफ्थ बर्थडे। आउट ऑफ 1000 सिर्फ 40 बच्चे अपने फिफ्थ बर्थडे से पहले नहीं रहते। 27 ऑफ दीज डेथ दे आर इन द फर्स्ट मंथ ऑफ देयर लाइफ। तो आप सोचिए, यानी मात्र जो 13 बच्चे हैं वो फिफ्थ ईयर तक नहीं रह पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बर्थ के अराउंड की कंडीशंस हुई, उसके बाद जो है डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस और जो थोड़ा बहुत हुआ वो तो है, बट देन दे आर नॉट रियली द मार्कर ऑफ हंगर। सिमिलरली स्टंटिंग की अगर आप बात करें, स्टंटिंग मतलब क्या होता है? लो हाइट फॉर एज। वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट। जितना वजन है उसके हिसाब से हाइट कम है, जितना हाइट कम है उस एज के हिसाब से वो हाइट कम है, उसको आप लो हाइट कहते हैं, स्टंटिंग कहते हैं, वेस्टिंग कहते हैं। और हंगर जो है वो जरूरी नहीं है कि इससे जुड़ा हुआ है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, या क्योंकि स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इज ऑल्सो फाउंड इन द वेल्थिएस्ट नेशंस, वो वहां पर भी है। डाइटरी हैबिट्स पे है, डाइटरी डाइवर्सिटी पे है, कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर है, मेटरनल डाइट के ऊपर है, फूड इनसिक्योरिटी जो कंडीशंस हैं वो भी डिसाइड करेंगी वेदर वेस्टिंग इज देयर और नॉट। तो इट इज वेस्टिंग में भी रिलेटेड, आप कह सकते हो इट इज रिलेटेड विद द रीसेंट इलनेस एंड ऑल्सो लो फूड इनटेक। सो दैट इज वाई, फॉर एग्जाम्पल, अगर डिजीज है डायरिया की तरह, तब वहां पे आप बोल सकते हो, अदरवाइज यू कांट से लाइक दिस। दैट इज वाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 and 5, it has shown that the child mortality rate has really fallen in India, and many deaths are actually, we have improved upon significantly because of immunization drive, because of institutional hospital delivery, because of the government schemes about both at the center and the state level. Sanitation, water supply, hygiene conditions, everything matters. So that is why we cannot believe, we cannot, global hunger index is not really reflecting what is there India situation at the grassroots level। ऐसा जेम्स रॉयश ने भी किया था कि ये मतलब कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, एवरेज कैलोरी इनटेक पे डिपेंड करता है, हाउस होल्ड इनकम पे डिपेंड करता है, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड करता है, रिड्यूस डाइटरी डाइवर्सिटी पे डिपेंड करता है, अदरवाइज हम इसको कह नहीं सकते। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज वन एग्जाम्पल जो इंडिया के पूरे जो डेटा है उसको ठीक से कन्वे नहीं कर रहा, एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट रियली कंप्लीटली एग्री और कंप्लीटली जस्ट साइड लाइन इट। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम एक और आर्टिकल की बात करते हैं जो कि क्रिटिकल है मेंस के एंगल से, G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया में आएगी, तो इंडिया इंडिया हाउ इंडिया कैन अप्लाई प्रेशर ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज सो दैट दे कैन मीट देयर फाइनेंशियल कमिटमेंट एज फार एज climate change is concerned। ये अनिल त्यागी, अजय त्यागी सर ने लिखा, who has been a former CB, a former IAS officer and former chairman of CB, that is why it becomes important। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई असेसमेंट हो और मॉनिटरिंग हो नेट स्टॉक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कितनी एटमोस्फेयर में, नेट स्टॉक होना चाहिए उसका, बिकॉज ग्रीन हाउस गैस कैन रिमेन इन एटमोस्फेयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। फॉर इंस्टेंस कार्बन डाइऑक्साइड जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्रीन हाउस गैस का, वो एटमोस्फेयर में बहुत 1000 ईयर्स तक भी रहता है। अनदर एस्पेक्ट, क्योंकि क्यों जरूरी, क्योंकि एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने ऐसा किया, तो एज कम्पेयर टू पॉल्यूटेंट गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच कैन बी बेस्ट ट्रेवल अप टू फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स, कार्बन डाइऑक्साइड कैन ट्रेवल अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो ये आया वहां से है ना इंडिया में, ये भी तो हो सकता है। तो एक्सेसिव जो सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन है वो ऐसे ड्रेन करेंगे वो एरिया, बट एरिया विल बी वेरी वेरी लिमिटेड, वेयर एज ग्रीन हाउस गैस विल बी इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने ऑब्वियसली हमारे ऊपर बहुत इंपैक्ट डाला। यूएनएफसीसी फ्रेमवर्क के अंदर जो कि 1994 में स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले हम पर असर नहीं हो रहा था, उससे पहले हम झेल नहीं रहे थे। So that is why greenhouse gas targets, which have been discussed in the COP meetings under UNFCCC framework, they focus on containing inflows of new emissions, जो और ऐड होंगे, और पहले जो कर चुके हैं उसका हिसाब किताब कौन करेगा? तो क्वेश्चन ये है कि पहले तो डेवलप कंट्रीज से फाइनेंशियल कैपेसिटी और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के हिसाब से वो अपने प्रोवाइड करें, डेवलपिंग कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। यही इसी को कहा जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज प्रिंसिपल, जो अभी मैंने डिस्कस किया कि सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डंडा उसको उतना होना चाहिए जो जितना गलती जिसने की और जिसको जितना करा जाना चाहिए। तो इसीलिए होता नहीं है ये। कोपेनहेगन 2009 में डेवलप कंट्रीज ने प्लेज किया कि 100 बिलियन देंगे एक साल के हम डेवलपिंग कंट्रीज को बाय 2020 टू हेल्प देम अडॉप्ट एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, पर कहाँ हुआ ऐसा? डेवलप कंट्री तो फर्दर कंफ्यूज करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा नई चीज ले आते हैं जिससे जो है हम अपने एजेंडे से दूर हो जाते हैं। सो पॉइंट इज दैट डेवलप कंट्रीज जो है
ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, हम पे नहीं कर सकते, उसके बाद हमारे कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम डेट में हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मान ली, लेकिन हमारा इससे क्या होगा? 100 बिलियन पर ईयर इज ए मिनिस्कल अमाउंट कंसिडरिंग जो जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो चाहिए 2015 की पेरिस सीओपी का गोल मानने के लिए, उसके हिसाब से तो मजाक है ये। तो क्लाइमेट चेंज इज ए ट्रेजेडी जो सबके साथ हुई है, जैसे भी पाकिस्तान में फ्लड्स आई, ज्यूरिस्डिक्शन भी उसका सबके साथ ही जुड़ेगा। तो ये विशफुल थिंकिंग है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज अचानक से नेगोशिएशन जो है वो अचानक से ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करेंगी। दैट इज वाई हमें इसके लिए डेवलप कंट्रीज को साफ साफ बता के उनको फोर्स करना चाहिए। अफ्रीका, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, वो सफर बहुत ज्यादा करेंगे बिकॉज दे आर लैकिंग रिसोर्सेस। दैट इज वाई सर्वाइवल की जब बात आती है तो इट शुड बी टेकन इनटू ए वेरी वेरी अर्जेंट एंड वेरी वेरी फंडामेंटल एंड एथिकल बेसिस। तो GS4 के अगर एंगल से देखें तो भाई यहाँ पर डेवलप कंट्रीज की बात करेंगे, GS3 की बात करें तो आप इकोनॉमिक एंगल ले आओगे, GS2 की बात करोगे तो आप इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ की बात कर जाओगे। पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है, ये सोशियोलॉजी में हो सकता है, साइकोलॉजी में हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी में भी हो सकता है, सब जगह हो सकता है एक्सेप्ट हिस्ट्री। ज्योग्राफी पेपर 2 का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमिक ऑप्शनल में भी सम एलिमेंट्स कैन बी डेफिनेटली यूज्ड इंक्लूडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडिया ने लीडरशिप दी है, इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉलंटरीली एम्बिशियस NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हमने पहले भी बात की है, और उन्होंने बोला है कि हम तो करेंगे, लेकिन इंडिया अपना ग्लोबल पावर को यूज करे, इंडिया अपने उस चीजों को पुश करे, और तो डेफिनेटली देयर विल बी अ बिग चेंज। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि लॉन्च मिशन लाइफ की माता भूमि, पुत्रो पृथ्वी, विच मीन्स द अर्थ इज आवर मदर एंड वी आर हर चिल्ड्रन। इंडिया द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर, वो मिशन लाइफ से जुड़ जाता है, वेदास का मेंशन हो जाता है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन जो दी गई है। और साथ साथ में आप कह सकते हो कि जो है कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक कीवर्ड है जो आप नोट कर सकते हैं। ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए, ऐसा एक ग्रुप बनाया जाए, ऐसा एक कोलिशन बनाया जाए जिससे कि चीजों को जोड़ के किया जाए। डेंगू पेशेंट डाइज इन प्रयागराज, कहा गया भाई मौसम्बी का जूस दे दिया प्लाज्मा की जगह, बताइए। ये तो ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, तो ये पूरे भारत की तस्वीर नहीं है, लेकिन सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। एक सर्वे किया गया, सर्वे ये कहता है कि बहुत ही कम लोग इस फेवर में है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट या ऑफेंसिव आइडिया सोशल मीडिया पर डाला जाए। तो ओपिनियन ऑन शटिंग इंटरनेट सर्विसेज, 38% का कहना है कि भाई जो है अ, आप देखिए फुली राइट, पहले मैं बोलता हूँ फुली राइट सिर्फ मात्र 15% का कहना है। राइट इफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा मात्र कहना है आपके 16% का। फुल्ली रॉन्ग, इफ आई एम सेइंग इट करेक्टली, फुल्ली रॉन्ग कहना है अराउंड 9% का। तो 38% का कहना है हमारा कोई ओपिनियन है ही नहीं। सोशल मीडिया रेगुलेशन में भी 39% का कहना है हमारा कोई ओपिनियन है ही नहीं। ट्रस्ट इन द वेरियस न्यूज़पेपर्स, आप देखिए डीडी न्यूज चैनल इज 34% इज ट्रस्टेड, न्यूज़पेपर 31 ट्रस्टेड, ऑल इंडिया रेडियो 15%, प्राइवेट न्यूज चैनल ओनली 13%, online news and web it is little less. So that's why we can say that you know there are not many takers for the principle that people should be free to express their views against government or ideas जो कि ऑफेंसिव हो। यानी सोसाइटी खुद चाहती है कि सिस्टमेटिक अप्रोच से चीजें की जाए। देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट देन देयर मस्ट बी ए रीजनेबल वे एंड स्ट्रक्चर टू इट। ये आप कोट कर सकते हैं एक आध लाइन, या ऐसा आप एक आइडिया लिख सकते हैं विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। गोइंग फर्दर, वॉर एंड द क्राइसिस इन यूरोप की जब हम बात करते हैं तो आप जर्मनी और फ्रांस के रिलेशन की बात करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली इकोनॉमिक, मैसिव इकोनॉमिक पेन, या कहिए मैसिव इकोनॉमिक जो चेंजेस आ रहे हैं जो अभी हमने बात की, वहां तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इकोनॉमिक पेन डेवलपिंग कंट्रीज के एंगल से होना चाहिए। अलायंस उनका है ही है, अलायंस इज ऑल्सो देयर सेल्फ सेंटर्ड, नेटो का जो सेल्फ सेंटर्ड अलायंस है उसमें ऐसे कोई डेवलपिंग कंट्रीज का कोई भला नहीं हो रहा है। यूरोपियन यूनियन इज वर्किंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स एट टाइम्स, एंड देयर मस्ट बी गोल फॉर यू नो पीसफुल एफर्ट्स। तो कुछ बेसिक आइडिया आपको उठाने हैं, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। सितरंग एक साइक्लोन आया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा बे ऑफ बंगाल को जब आप कंपेयर करते हो, सिर्फ 32 स्टॉर्म्स आज तक आए हैं अरेबियन सी में इन सिंस 1891। तो यूपीएससी का क्वेश्चन ये बनता है बे ऑफ बंगाल में इतने कम जो है क्यों आते हैं, इन बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में अरेबियन सी में इतने कम स्टॉर्म्स क्यों आए हैं। उसके बाद जो है आप लगा लीजिए क्लाइमेटोलॉजिकली, आईएमडी भी यही कहता है कि आउट ऑफ 5 स्टॉर्म्स, out of one that out of 5 storms that are formed in northern Indian Ocean in a calendar year on an average, 4 are in the Bay of Bengal. तो बे ऑफ बंगाल में
ज्यादा होता है और उधर कम होता है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इन ज्योग्राफी। अगर आप पढ़ेंगे फिनोमेना इज गिवन देयर, अगर आपका ज्योग्राफी ज्योग्राफी चीज स्टडीज के एंगल से पूरा हुआ है तो दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट एंड व्हेन द टाइम कम्स यू कैन जस्ट रिलेट विद इट। सिमिलरली, अगर मैं बात करूं वेब टेलीस्कोप की, पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है। बट देन दिस इज द वे यू विल अंडरस्टैंड एंड लर्न कि फ्यूचर का कैसे हो सकता है। तो वेब वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है पिलर्स ऑफ क्रिएशन को। पिलर्स ऑफ क्रिएशन इज अ टर्म दैट इज यूज की जो दिखाई देता था हमें हबल टेलीस्कोप से। 1995 में हबल टेलीस्कोप को भेजा गया था, ये उसका भी गुरु है एक तरीके से। इसके इंफ्रारेड आइज जो है और ज्यादा डीपली देख सकती हैं और ज्यादा आगे तक देख सकती हैं। ये आपको नेपच्यून दिखा देगा, ये आपको गैलेक्सीज और स्टार जो एज में वो दिखा देगा, जैसे ईगल नेबुला, वो दैट इज 6500 लाइट ईयर्स। तो आप एक लाइट ईयर क्या होता है, प्लीज डू मस्ट नो, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि इतने लाइट ईयर्स अर्थ से है। और उसके बाद जो है आप ये भी है कि भाई हाउ द यूनिवर्स इवॉल्व, हाउ द यूनिवर्स केम इनटू बीइंग, बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या हुआ, नेपच्यून जुपिटर ये प्लैनेट्स की एक्चुअल में लुक्स कैसे हैं, इन सब चीजों को जो है हमारा जो वेब टेलीस्कोप है ये हमें हेल्प कर सकता है और कर रहा है। इस एंगल से आपको इसको पढ़ना है। सिमिलरली पीईटी, पीटी के लिए मैं आपसे पूछूं तो पीईटी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इमेजिंग टेक्निक, तो कौन सी इसमें रेज होती है, क्या इसका यूज होता है, कैसे किया जाता है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है रादर देन कि अल्जाइमर को देख सकता है, ये बात ठीक है, लेकिन पीईटी होता कैसे है, वर्क कैसे करता है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है रादर देन डायरेक्टली। गवर्नमेंट सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम एक्सपोर्ट के लिए चाहती है, तो उसके लिए कीवर्ड क्या है, आइस गेट। आइस गेट आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे। जो नेशनल कस्टम पोर्टल है वो आपको ई फाइलिंग सर्विसेज का गोल दे रहा है, तो ये बस आपको समझना है, ये समझने से प्रीलिम्स से ये लिंक हो जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So these are some of the key points and key factors when we talk about the Indian Express newspaper. And now we will be moving further with the other newspapers so that we can work and understand things exactly in the way they are required. So again, as I'm saying, please do make your notes. Please do make sure that you are working and understanding all the ideas carefully. Let's move forward with the other newspapers. So continuing with the Hindu newspaper, here we see that has been a comment from the High Court, which says that the white collar crimes are highly harmful to society. So this is a very very impactful statement, because white collar crimes they involve thousands of crores of rupees as loans by banks. They're highly harmful to society because they are committed by the well educated and influential people, and who are otherwise expected to set a moral example and to behave responsibly. So this is a very very important thing. This is with respect to denying bail to Rahul Dinesh Surana, who served as group of Surana group of companies, and it is being investigated by SFIO for the tune of 10,000 crores. So it is a case of economic offense of very high magnitude, and the Companies Act of the 2013, it also stated that bail should not be granted to the people accused of offences under it without hearing the public prosecutor or without satisfying that there are reasonable grounds. So कोर्ट ने ऐसा बोला, ये है बात, लेकिन हमें वैसे भी सोचना चाहिए कि what are the other ways, because the petitioner and other accused have formed Benami or shell and puppet companies, and they have indulged in the round tripping of money. That is very very important. So this has to be stopped. This is a menace to society, this is a termite to society, and the golden principle should be that no person should be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. But at the same time, court must strike balance between the interests of society in general and right of an accused of personal liberty. तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मीनिंगफुल यहाँ पर हमें एग्जाम्पल मिलता है, दैट इज वाई वी हैव टेकन अप नरसिम्हा नायडू। नरसिम्हा राइडू इनके बारे में बताया गया, हु वाज वन ऑफ द डेलीगेट्स ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस सेशन आल्सो, एंड you can say he put Coimbatore on the national and international map. In one sense, we can say he was leader in the field of journalism. He started a magazine called Salem Patriot, and later on he started also a magazine called Coimbatore Abhimani or Coimbatore Patrika. Later on
His articles will be coming up, or you can say few of other publications were Deena Varthabhimani, Swadesh Abhimani, Amritavasini, and Sujana Manoranjani. So these are some names, but you not need to remember all the names, but you should know the most famous one. For example, जो पहले हमने बोला uh, कोयम्बटूर अभिमानी और कोयम्बटूर पत्रिका, ये भी अच्छा है. स्वदेश अभिमानी भी और अमृत वासिनी भी मैं नाम याद रखना चाहूंगा अगर मुझे मौका दिया जाए तो. So he was at the time of social religious reform movement, political awakening, and he was inspired by the ideals of Brahmo Samaj and the contribution of Raja Ram Mohan Roy. He established Brahmo Samaj in Coimbatore, and most importantly, he was member first, one of the first delegates of 72, one of the 72 delegates of the first Congress session, and he also played very important role in promoting, you know, nationalistic ideas in South. So he wrote a book called Dakshine India Saritharam, so South Indian history, and he covered the history of peninsular India. So you can say that he made a very important role in promoting the Congo region, and he also laid down the seeds for calling Coimbatore the Manchester of South India. That was very, very important. This is a PT question. And along with Robert Staines, he was the first one to start the first textile mill in Kongu region in 1888, Coimbatore Spinning and Weaving Mills on the land donated by him. And you can say it was his role by which he also promoted constitutional mechanisms and public services mechanisms by asking people to come with their grievances and put forward to the British government. So these are very, very important you know developments, and he passed away during the time, you can say, of the non-cooperation movement, and he played a very important role, like in promoting social religious reforms, promoting the nationalism, promoting Swadeshi ideas, and so on. Another article that we can discuss in very brief is that the role of the Anglo-Indian community, because from 1960s onwards, Anglo-Indian community have been deprived of their role of, deprived of the role of providing, being given a reservation, and then recently we know they have been also deprived of the Anglo Indian seat which was given to them in the Lok Sabha. So that has been a very, very, painful for the community, which is in a very minority number and which is spread over 16 states in India. In Tamil Nadu, there are around 40 to 50,000 Anglo Indians, and you can say that they have to fight with the general community candidates for the government services. That is why they say that we must get reservation, and you can say they are now looking forward to their careers in education, also in sports, and apart from it they are trying to be very, very forward minded, and they are not looking for going abroad. They are living here only, and they are contributing to the community. They know that we can make the community more meaningful because only by contribution through education. They said the government should consider giving reservation to Anglo Indians, and they are saying it was because of a mistake, because of an erroneous enumeration of 296 Anglo Indians in 2011 SECC census. Then socioeconomic, that census was there under the head non-existent Anglo Indian religion. So there is nothing called Anglo Indian religion. They lost the reservation for Anglo Indian in the parliament and the assemblies. So that is what they say is very, very painful, we can say. But then now they are saying that we must get a chance once more, and we must move forward only with the help of education. So education they are depending upon, education they are promoting. So that is what is very, very you know uh, I found it very interesting and also relevant from the different perspectives of the examination. That's why we did it. So here we are picking up a very important issue of Hindi, and that is the 11th volume of the report of the official language committee. We have already discussed, but then the main recommendations report in the section of the print media that Hindi should replace English as the language of examination. यानी कि सारे एग्जाम, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय को, चाहे वो IIT IIM का हो, चाहे फिर वो UPSC का हो, वो मात्र हिंदी में ही होने चाहिए. तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी क्या है वो हमने पहले ही बात की थी. इट इज स्टैट्यूटरी कमेटी अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963. वो हिंदी लैंग्वेज के ऑफिशियल पर्पसेस यूनियन में
देखती है कि उसका स्टेटस क्या है और प्रेसिडेंट को उसकी रिपोर्ट सबमिट करती है। और प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट को कि वो डायरेक्शन दें, या तो पूरी रिपोर्ट पे या होल पार्ट पे उसके रिकमेंडेशन पे एक्शन हो, ऐसा प्रेसिडेंट का काम है देखना। तो स्पेशल स्टेटस जो इस कमेटी का है वो इसको क्रूशियल बना देता है ऑफिशियल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज इट इज मैंडेटरी कैरेक्टर एज इट्स क्लियर फ्रॉम द वर्ड इन अकॉर्डेंस विद। तो आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो डिक्लेयर करता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन ऑफ इंडियन यूनियन। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो बहुत डिबेट हुए थे, चैप्टर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज फाइनल शेप कॉम्प्रोमाइज के तौर पे हुआ, फाइनली हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन का डिक्लेयर किया गया, लेकिन इंग्लिश को भी 15 साल के लिए साथ में जो है माना गया। एंड इफ पार्लियामेंट may provide by law that English will continue even after 15 years, तो पार्लियामेंट enacted ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इससे इंग्लिश आज तक इंडेफिनेटली कंटिन्यू हो रही है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विद हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन एंड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जो रिपोर्टेड रिकमेंडेशन जो अभी के हैं वो प्रॉब्लम करती है प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि कमेटी कहती है, उसकी जो रिकमेंडेशन है वो कहती है कि हिंदी शुड टोटली रिप्लेस इंग्लिश। अब ये कैसे हो जाएगा for the official purposes of the union and report? Obviously, committee is not mandated to recommend the medium of instruction in universities and professional institutes. और जबकि पार्लियामेंट ने बाई लॉ डिक्लेयर कर रखा है कि इंग्लिश शैल कंटिन्यू अलॉन्ग विद हिंदी, तो स्टैट्यूटरी कमेटी का ऐसा कहना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि नॉन हिंदी स्टेट्स में इसका बहुत ही डेंजरस फॉल आउट हो सकता है। यूनियन गवर्नमेंट ने 1960 में जब अटेम्प्ट किया था इंग्लिश को एक्सक्लूड करने के लिए, तब पार्लियामेंट ने इंग्लिश को कंटिन्यू करने के लिए ये कानून बनाया। सो प्रोविजन अलाउइंग इंग्लिश टू बी यूज इंडेफिनेटली, इससे शांति मिली। लेकिन इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ विलिंगनेस और अनविलिंगनेस, इशू बहुत कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदी इंग्लिश को रिप्लेस कर लेगी और हिंदी सारे एग्जामिनेशन की भाषा हो जाएगी, तो नॉन हिंदी स्टेट्स के स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम देंगे जिनके मदर टंग हिंदी नहीं है? गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, ये कैसे दे पाएंगे? So the constitution makers anticipated this problem. That is why constitution provide article 344(3) that commission on official language shall have due regard to the just claims and interest of person belonging to non Hindi speaking areas। उनका ध्यान देगा भाई पब्लिक सर्विसेज के केस में, आर्टिकल 344 क्लॉज 3। इंडिया में दो लैंग्वेजेस हैं दो लैंग्वेजेस हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस और एक द्रविडियन लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन में कौन बिलोंग करेगा? हिंदी। और द्रविडियन लैंग्वेज में तमिल, संस्कृत, मतलब तमिल, कन्नड़, मलयालम एंड तेलुगु। सो तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा दे हैव ए रिच लिटरेचर। इंग्लिश का इतना, जबकि नॉर्थ और साउथ को जोड़ने का काम है। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने भी ये कहा था पार्लियामेंट में कि भाई ये जोड़ता है, इंग्लिश जो है साउथ और नॉर्थ को जोड़ती है, अदरवाइज इनके बीच में कॉमन लैंग्वेज जो एलिमेंट है वो पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। उस समय हमने हिंदुस्तानी को प्रमोट किया था, हिंदुस्तानी यानी हिंदी और इंग्लिश का मिक्स, हिंदू और उर्दू का मिक्स, बाय द वे, नॉट इंग्लिश, हिंदू और उर्दू का मिक्स। लेकिन उसके बाद हमने हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ हमने ऑफिशियल लैंग्वेज अपना लिया। तो दो मेजर लैंग्वेज ग्रुप है जहाँ पर, तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज से तो काम नहीं चलने वाला, और लॉन्ग रन में इससे सीरियस इम्बैलेंसेस और रीजनल रीजनल व्हाट आई शुड से डिसकंटेंट बहुत ज्यादा पैदा हो सकता है। साउदर्न स्टेट्स जैसे डिसाइड नहीं कर सकते अकेले कि दिल्ली में पार्लियामेंट सरकार किसकी आएगी, और डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, इसीलिए कंसर्न सभी लोगों की जाननी बहुत जरूरी है। हिंदी एक सिंपल और एलिगेंट भाषा है जिसको राइटफुल प्लेस मिलना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी के साथ लेके चलो, फ्यूचर डिसाइड करेगा कि क्या होगा। तो दैट इज वाई गांधी जी ने कहा भी, गांधी जी ने कहा कि नेशनल लैंग्वेज हमारे भारत की एक होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे भारत जो है पूरे वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है, पॉलिटिकल क्लास ने इंग्लिश का रियलाइज किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जॉब्स में। सो पार्लियामेंट ने इंग्लिश को कंटिन्यू किया, और ओवरवेलमिंग पब्लिक ओपिनियन साउथ में भी यही है कि इंग्लिश शुड कंटिन्यू एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। आज की डेट में हिंदी और इंग्लिश दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कनाडा में इंग्लिश है और फ्रेंच है। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स को ऐसा बोलना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज रहनी चाहिए। हिंदी, और हम सभी भाषाओं से प्रेम करते हैं, लेकिन एफर्ट होना चाहिए कि नेचुरल डेवलपमेंट हो, और नेचुरली सब लोग सभी भाषाओं का सम्मान, प्रेम और उसका यूज करें, रादर देन इट शुड बी फोर्सफुली। पहले भी मुझे याद है अजय देवगन साहब और एक दो और ट्वीट्स के बीच में भी ऐसा कुछ हिंदी और लेके और लैंग्वेज को लेके कुछ हुआ था, ऐसा होना नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो दोनों के लिए है, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। सो एक ये आर्टिकल आया दैट इज फॉर पीटी एंड मेंस, दोनों के लिए है, इसीलिए मैंने आपसे ये डिस्कस किया। दूसरा अगर मैं आर्टिकल आपसे डिस्कस करूं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 1970 से प्रॉब्लम शुरू होती है स्टबल बर्निंग की, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आपका आ जाता है। पंजाब और हरियाणा में हाई यील्डिंग वेराइटीज पैडी आती है, वीट आती है, उनको एमएसपी मिलता है, उनको पानी भी मिलता है, उनको बिजली भी मिलती है।
सो इसीलिए पहले की वाली डाइवर्सिटी तो खत्म हो गई, और उसके बाद जो है टू क्रॉप एग्रीकल्चर जो सिस्टम बना, उससे गोडाउन और एफसीआई को तो मदद मिली, लेकिन उससे जो है स्मॉल फार्मर का कंसोलिडेशन हो गया लार्ज, मतलब लैंड होल्डिंग्स के साथ साथ। तो इसीलिए वाटर क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने, अगर गवर्नमेंट को वाटर कंजर्वेशन के अराउंड लॉज बनाए, फार्मर्स जो है मानसून की तरफ देखने लगे और ग्राउंड वाटर से इरिगेट करने के साथ करते थे, लेकिन मानसून पे डिपेंडेंट होने लगे, इससे हार्वेस्टिंग सीजन छोटा हो गया, और उससे जो है वो रबी और खरीफ फसल के बीच में समय कम हो गया। तो इसीलिए फटाफट से आपको एक बार एक फसल आप उगाओगे तो आपको अपनी जमीन को तो खाली करना पड़ेगा। तो रिperकशंस हुए ना इस डबल बर्निंग के इंडो गेंजेटिक प्लेन में। इससे जो है हवा बहुत ही गंदी और बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड हो गई। स्टबल बर्निंग एमिशंस जो है विंटर एयर में एनसीआर में बहुत परेशान करने लगे। इसीलिए कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अब तक नहीं हुआ है। हैप्पी सीडर आ गया, बायो डिकम्पोजर आ गया, XC2 सोल्यूशन भी हमने सोचे, लेकिन अभी तक कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम निकाल नहीं पाए हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देने की बात भी की गई है कि भैया आप हम इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलेंगे अगर आप स्टबल बर्निंग नहीं करोगे। तो करोड़ एंड करोड़ हैव बीन स्पेंट, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग या फिर टेक्नोलॉजिकली कोई शॉर्ट टर्म अल्टरनेटिव से काम नहीं होने वाला। इट हैज टू बी सीन इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। यानी कि हमें जो है हाई यील्डिंग और एग्रो इकोलॉजिकली सूटेबल, जैसे कॉटन है, मेज है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, इसको हमें बढ़ाना चाहिए। और फार्मर फार्मर जो है पार्टनर होने चाहिए, ना कि वो सिर्फ करने वाले होने चाहिए। पॉलिसी लेवल के ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, वाटर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, सभी चीजें जुड़ जाएं, और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी इस तरीके से हो कि वो स्टबल बर्निंग को बिल्कुल भी हम जरूरत ही ना पड़े, हम उसको प्रमोट ही ना कर पाए। तो ऐसा अभी तक तो हम कर नहीं पाए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से। लेकिन अगर मैं स्टबल बर्निंग को लॉन्ग टर्म में हमें अगर देखना है, तो वी हैव टू फाइंड सस्टेनेबल एंड स्मार्ट सॉल्यूशंस, रादर देन कि भाई हम इंडियन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वहां जा रहे हैं, वो थोड़ा सा कुछ बोल रहे हैं, वहां के वो कुछ बोल रहे हैं, ऐसा हमें नहीं चलने वाला। दैट्स व्हाट वी कैन से। इट हैज टू बी सीन इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया। इंडिया अगर यूनाइटेड नेशन में चाहता है कि सारे के सारे टेररिस्ट को चाइना ना कर पाए, तो उसके लिए इंडिया को जो है कुछ स्मार्ट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि जब तक चाइना अपना परसुएशन को सामने नहीं लेके आता है और चाइना अपनी पावर का मिसयूज करता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया को ग्लोबल लिस्टिंग में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं चाइना पाकिस्तान के, उनका नाम आने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल की तरफ फोर्स करना चाहिए, और इशू उठाना चाहिए कि भाई जो भी कंट्रीज टेररिज्म में ग्लोबल कोऑपरेशन करती हैं, दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग टेररिज्म ओनली। और बेइजिंग को ये महसूस कराना चाहिए कि उसकी पोजीशन अनटेनेबल है, उसकी पोजीशन बहुत ही फेलेशियस है, उसकी पोजीशन बहुत ही शॉर्ट माइंडेड है। चाइना को पहले जैसे परस्यू किया था हमने कि भाई पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए FATF की, सिमिलरली हमें टेररिज्म के केस में भी ऐसा करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे, रादर देन जस्ट वेटिंग कि चाइना अपना वीटो यूज करे और हम जो है उसको फॉलो करें, और हम जो होना चाहिए उसको हम कर भी ना पाए। ऐसा करने के लिए हमें थोड़ी सी और स्मार्ट यू कैन से एक्टिविटीज की जरूरत पड़ेगी, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू एक्ट स्मार्टली। सो ये मैंने मेंस के एंगल से बोला, आप कोई ना कोई एलिमेंट लेके आ सकते हैं। दैट्स व्हाट वी कैन से। 1962 चाइना, इंडिया चाइना के ऊपर हमने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा आर्टिकल हमने किया था। सो दैट इज हाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, so that we take up more areas here. In this, we will be discussing a very, very important article, especially with respect to redrawing the media map. This is a very important and a wonderful article which is talking about कि जो जी और सोनी का अभी एक मर्जर होने की बात आई है, जिसका अप्रूवल कंडीशनल है, और उसके लिए अभी उसको NCT नेशनल कंपनी NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया, एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC, इनसे भी नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा मर्जर के लिए। तब तक जी और सोनी का एक्चुअल मर्जर नहीं माना जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट जो एक कंपनी बनेगी मीडिया की, ये एक कंसोलिडेशन को रिफ्लेक्ट करती है, बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन को। आप देखेंगे कि मीडिया में देयर वर 118 M&A
In 2021 they were valued at 67,200 crores. यानी कि consolidation is growing by leaps and bounds. और आप देखिए कि कुछ एग्जिट्स भी हुए हैं, जैसे पैरामाउंट ने एग्जिट कर लिया रिलायंस रिलायंस के वायोकॉम 18 से। मर्जर हुआ पीवीआर सिनेमा का इनॉक्स के साथ। सोनी जी मर्जर भी 2021 में अनाउंस हुआ। तो मीडिया मैप जो है रीड्रॉ हो रहा है। जैसे आप देखिए जियो जो वायोकॉम 18 के साथ है, देन भारती एयरटेल अलग है, गूगल मेटा एंड डिज्नी स्टार एंड सोनी जी, जैसा मैंने अभी कहा। तो ये अपने आप में 10,000 करोड़ से 17,000 करोड़ के अलग अलग behemoths हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का अपना अलग है, वो टाइम्स ग्रुप का भी एक 10,000 करोड़ का है। सो द क्वेश्चन इज, तो बिंग मॉडल इज कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि आपको टाइम टू टाइम बहुत ही जल्दी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक जबरदस्त शो लेके आना पड़ता है। वो शो कुछ हफ्ते चलता है, कुछ हफ्ते बाद आपको नया मसाला लेके आना आना है, अदरवाइज आप अपनी ऑडियंस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे अमेजन का प्राइम वीडियो है, तो प्राइम वीडियो का गोल ये है कि वो कितना शॉपिंग को पुश करता है। एप्पल का भी यही है कि वो कितना डिवाइस को सेल पुश करता है। और अमेरिकन मीडिया फर्म्स तो जो है मोर देन 200 बिलियंस जो है वो वीडियो कंटेंट पे खर्च करते हैं। ओटीटी का एक सीरियल, एक मतलब एपिसोड बनाने में 40 से 50 लाख लगता है, जबकि नॉर्मल आप जो है बनाएंगे तो 15 लाख तक खर्च आएगा। तो टेलीविजन और फिल्म मॉडल जो है वो उसका भी वो सब चेंज हो रहा है, ब्रांडिंग भी चेंज हो रही है। एचबीओ सबसे सक्सेसफुल टीवी ब्रांड था, जिसके अंदर आइकनिक शोज आते थे। लेकिन अब जो है चीजें बदल रही हैं, इसीलिए अब जो नेटफ्लिक्स है या इवन अमेजोन है या फिर आपका डिज्नी हॉटस्टार है, उसके अंदर भी जो है एक साथ कुछ नहीं दे रहा है, स्टैगर्ड अप्रोच से चीजें देने की बात हो रही है। तो इंडिया में भी ये हो रहा है, इंडिया में भी सब्सटेंशियल प्रेजेंस है, डिज्नी की है, नेटफ्लिक्स की है, सबकी है। और आप ये देख लीजिए, अभी भी एक जो बिल आ रहा है, देयर इज अ बिल कमिंग, टेलीकॉम बिल आ रहा है, तो उसमें हमें देखना होगा कि ओटीटी को क्या किया जाएगा। ओटीटी को लिंक कर दिया जाएगा टेलीकॉम से, ताकि वो वहां से पे करे सर्विसेज के लिए, और तब वो हो। तो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर मैंने आपको एक आइडिया बताया कि कैसे मीडिया वर्क करता है, और इसके बाद आप इसके पीछे की वो भी सोच सकते हैं कि कैसे इसके पीछे एक पूरा सिस्टमिक अप्रोच है। दैट इज व्हाट वी वुड से with this newspaper. Moving further with the next development, अगर हम यहाँ बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो उसमें जो है the article is talking about different areas, how the British Prime Minister is changing, but then how it is linked with the examination question. That is what we have to see, because that is very important for us. And secondly, second thing that we will see is with respect to some पीटी फैक्ट्स और सम द मेन एग्जामिनेशन के लिए अगर हमें कोई टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट मिलता है, हम उसको लेंगे। वी विल ट्राई टू सी दैट। फॉर एग्जांपल, in PT there can be a question on hydrogen and helium balloons. Is a very simple and direct thing, but then we must know that what is the difference between hydrogen and helium. Helium is a noble gas, as you all know, और noble gas कभी भी burst नहीं होती उस तरीके से। helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, they all are noble gases because they do not react with anything in general, and that is why they are called noble gases. और क्योंकि हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन इज वेरी कंबसिबल एंड इट कैन बर्स्ट ऑल्सो। हीलियम, दैट इज वाई हीलियम बलून कॉस्ट मोर देन हाइड्रोजन ऑल्सो। सो ये आप कह सकते हैं कि these are atomic number: helium is 2, neon is 10, argon 18, krypton 36, xenon 54 and radon 86. So these are the elements of the noble gases. ये हाइड्रोजन वर्सेस हीलियम का एक आर्टिकल जो शो करता है कि भाई अगर हाइड्रोजन बैलून है तो फटेगा, और फटेगा तो डिजास्टर कॉज कर सकता है। एंड बैलून वेंडर जो है उन्होंने बताया नहीं था, एंड दैट इज व्हाई इट बर्स्ट। यू शुड आल्सो बी केयरफुल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। वाटर सक्सेस मॉडल इन गुजरात की जब हम बात करते हैं, तो अटल बहुत सारी योजनाएं हैं, माइक्रो इरिगेशन है, एंड देन देर आर डिफरेंट schemes which are there in Gujarat, and which are actually showcasing that how Gujarat is becoming water sufficient state rather than being water
डेफिसिट। जैसे सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र इज वाटर स्ट्रेस्ड एरिया, तो वहां पर जो है उन्होंने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन और सौनी योजना से हुआ, सौनी योजना बनाई। तो आपको देखना पड़ेगा हर स्टेट में ऐसे ही कि भाई क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। जैसे सौराष्ट्र का मैंने आपको एग्जांपल दिया, सौनी योजना। सिमिलरली यहाँ पर जो है ये आपका बाढ़बूट बैरेज प्रोजेक्ट बना, और इससे जो है वाटर इरिगेशन के लिए यूज हुआ। लास्ट माइल कनेक्टिंग के लिए सरदार सरोवर जो है ये आपका डैम, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स एन एग्जाम्पल जो गुजरात के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। गुजरात की लाइफलाइन है सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट। तो आपको अगर 4-5 पॉइंट पता है कि सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है और उस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जैसे कैनाल है, कैनाल डिजाइन है, वाटर मैनेजमेंट है, लार्ज स्केल फार्मर ट्रेनिंग है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंक्रीट लाइन कैनाल है, 458 किलोमीटर, एंड इट इज अ वास्ट लाइन ऑफ कैनाल नेटवर्क्स आर देयर। तो ये टॉप 100 इनोवेटिव मॉडल्स में भी आ जाता है। तो आपको अगर ये चीजें पता है तो आई एम श्योर यू आर मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एबल टू bring more ideas and element into your studies and your success. For example, जल जीवन मिशन है, या फिर रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो गुजरात अपने आप में इन चीजों के लिए अगर वो यूज कर रहा है तो वो अपने आप में एक रोल मॉडल की तरह हो गया। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो यू विल द गवर्नमेंट विल बी फोकसिंग अपॉन मेनी स्कीम्स, यू शुड कीप एन आई। और आप गूगल करके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं गुजरात गवर्नमेंट की, और आप वहाँ आराम से पढ़ सकते हैं, और आप कुछ की एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं, सो दैट आपको समझ में आए कि चीजें होती वहाँ कैसे हैं। So already we have done that, but then I'll be picking some elements from here. For example, green skills career growth के लिए होते हैं। तो अब ग्रीन स्किल्स की अगर आप बात करेंगे तो आखिर चाहिए क्या प्लैनेट अर्थ को, कल को ग्रीन एनर्जी की, जीरो एमिशन की एनर्जी चाहिए, ऐसी जॉब्स चाहिए जो क्लाइमेट एक्शन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें, और जो है आप कहिए कि क्लाइमेट चेंज या फिर पॉलिसी या साइंस टेक्नोलॉजी उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिले। तो जॉब जब ऐसी होंगी तो ग्रीन स्किल्स का मतलब क्या है, कि ग्रीन स्किल्स का मतलब है कि ऐसी चीजें वो कर सकें जो हार्ड टेक इंजीनियरिंग को सॉफ्ट टेक इंजीनियरिंग से जोड़ सकें। यानी कि ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आ सकें जिससे आप चीजों को जल्दी कर सकें। क्लाइमेट हायरिंग इज करंटली अ जर्नी, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप कह सकते हैं कि ग्रीन स्किल्स जो हैं वो उनका अर्थ ये है कि कैसे आप सैटेलाइट से या कंप्यूटर विजन से या फिर आप मशीन लर्निंग से या फिर आप जो है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स का जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ते हैं डिजिटाइजेशन से। कंज्यूमर फ्रेंडली सर्विसेज आप कैसी देना चाहते हैं जिनसे कम से कम एमिशन हो, फुटप्रिंट भी रिड्यूस हो जाए, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑटोमेशन आप कैसे करेंगे। आप ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑटोमेशन कीजिए जिससे जो है डीकार्बोनाइजेशन हो, जिससे स्टील सीमेंट और जो है सिंथेटिक बायोलॉजी हो, या फिर आप कह लीजिए कि बैटरी टेक्नोलॉजी हो, ईवी और स्टोरेज की बात करते हैं, ये सारे के सारे ग्रीन स्किल्स आ जाएंगे जो फ्यूचर उसके लिए जुड़े हुए हैं। तो ये एक अपने आप में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, या फिर आप कह लीजिए कंप्यूटिंग, ये अपने आप में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है ग्रीन स्किल्स के लिए, and that is really going to help not just in the shorter term but in the longer run also, as far as India is concerned. Then one more element was here which I wanted to share with you. Yes, कि अगर हम बात करते हैं, अभी थोड़े टाइम पहले हमने बहुत डिस्कस किया था कि कैसे हिंदी में जो है आपका मेडिकल एजुकेशन की किताब को बनाया गया। तो दोनों बातें हैं, एक तरीके से वो प्रमोट करेगा जिन एरियाज में जिन लोगों को बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं पता है लेकिन वो मेडिकल साइंस और मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और वो पढ़ना भी चाहते हैं और एमबीबीएस भी करना चाहते हैं, फॉर देम इट इज ए बून। अदरवाइज इन द लॉन्गर रन अगर आप कहें तो हम हार्ड रिसर्च पे जाने के लिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन ऑल द ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये जो एक शुरुआत की है एमपी गवर्नमेंट ने, विच ऑल द कॉपीराइट टू द बुक्स, वो जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारे स्टेट्स का अगर शेयर करेगा तो इससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये अपने आप में मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट बात है, क्योंकि किताब में की वर्ड्स को, की एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया गया है।
सिर्फ ऐसी चीजों को हिंदी में किया गया जिससे आप समझ आए, अदरवाइज उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यानी ट्रांसलेट नहीं किया गया है, ट्रांसलिटरेट किया गया है। उसको ट्रांसलेट करने की बात नहीं है। तो दिस इज डेफिनेटली टू बी, इट इज टू बी अप्रिशिएटेड कि भाई हमारी बात, जर्मनी में ऐसा है, जापान में तो मैंने खुद देखा है ऐसा है, हर चीज वहाँ जापानीज में ही है। तो ये आई थिंक इज अ वेरी गुड मूव एंड वी मस्ट ऑल अप्रिशिएट इट। आफ्टर ऑल अपनी भाषा में कोई चीज हो और वो स्टैंडर्ड हो तो इट इज गोइंग टू रियली हेल्प। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे जो यूके प्राइम मिनिस्टर इज, शी हैज रिजाइंड, शी इज गॉन, शी इज नहीं हैंडल कर पाई वो जो लिबर्टेरियन फिलोसफी ऑफ कटिंग टैक्सेस एंड की ग्रोथ भी आएगी, और साइड बाय साइड उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम कर दूंगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात से जो है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप जो है टैक्स भी कट करेंगे, टैक्स कट करेंगे तो आप जो है पैसा मार्केट से उठाएंगे अगर आपको चीजें चलानी, तो वो एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो अब जो लीज ट्रस हैं जी, शी हैज रिजाइंड एज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि यूके इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम यूक्रेन क्राइसिस, एनर्जी, उसके बाद जो है बाकी प्राइसिस से वो इट इज सफरिंग। एंड 30 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स वो जो है परेशानी में है, लेबर मार्केट बहुत टाइट है। एंड there has been a leadership contest in the UK. तो both have been putting up their own ideas. उन्होंने कहा कि भाई शी इंट्रोड्यूस्ड ए बजट जिसमें उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस फ्रॉम होलसेल गैस कॉस्ट्स, तो उन्होंने कैप लगा दिया रिटेल प्राइस पे, और उसके बाद उसको सब्सिडाइज कर दिया। ठीक है भाई, सब्सिडी कर दी, पर सब्सिडी जो है आपने करी तो, लेकिन जो पैसा गवर्नमेंट के पास था ऑलरेडी, जो कि वो यूज कर सकती थी इसमें, वो खत्म हो गया था, क्योंकि वो तो पहले से इधर उधर यूज हो गया। अब वो पैसा जो यूज हो चुका है, अब आप जो सब्सिडी दे रहे हैं सर लोगों को, वो फाइनेंस कैसे होगी? तो क्वेश्चन इज दैट। ऊपर से आपने टैक्स भी कट कर दिया। अगर आपने टैक्स भी कट कर दिया यानी सरकार के पास और कम पैसा आएगा। ऊपर से एक जगह से आप सब्सिडी भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो है टैक्स कट भी कर दिया, उससे बिलियन डेफिसिट हो गया, 3% ऑफ जीडीपी का। लेकिन मार्केट को कन्विंस ही नहीं हुआ कि ये कोहेरेंट पॉलिसी है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो है वो इस तरीके के स्टेप लिए कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को इंटरवीन करना पड़ा। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो लेस, ट्रेजरी भी क्रिटिसाइज हुई, तो उसको अबेकस इकोनॉमिक्स की बात की गई कि भैया आपने तो अबेकस इकोनॉमिक्स बना दिया, फिस्कल होल बना दिया। मार्केट ने बहुत बैडली रिएक्ट किया। और जो नए जो चांसलर आए जेरेमी हंट, उन्होंने पहले के डिसीजंस को रिवर्स कर दिया, और उन्होंने कहा कि देयर विल फर्दर स्पेंडिंग कट्स और यू कैन टैक्स इंक्रीजेस टू बैलेंस द बुक्स। तो उसको और 30 बिलियन चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो यानी कि यूके की जो इकोनॉमिक्स, जो कोर इकोनॉमिक्स थी, उसके बीच में कोहेरेंस गायब हो गया। ब्रेक्सिट जब लोगों ने छोड़ा था, जब ब्रिटेन ने जो है यूरोपियन यूनियन को एग्जिट किया, तो लोगों ने सोचा था ये एक दूसरा सिंगापुर बन जाएगा, लो टैक्स मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। पीपल अब बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं कि वी आर आउटसाइड द यूरोपियन ट्रेडिंग ब्लॉक, वी आर ए लूजर। अब यूके जाएगा किस तरफ? सो दे वांट अ मोर कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद द यूरोपियन यूनियन, दैट इज द ओनली वे अहेड। So that is why central banks worldwide are facing inflation and potential recession. So humility is the key word. Humility. So global financial crisis, a pandemic, and Ukraine war. The structure of the economy will change. Unpredictability will crop up. अपने limitations पता होने चाहिए, जैसे आरबीआई को पता है, और अपने हिसाब से आपको काम करना चाहिए. That is what they want to say. एक और भी यहाँ पर मैं चार्ट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इट इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन that how many million of people they have been out of poverty in how many years, percentage of population, intensity of deprivation, and index value. Similarly, population in severe multidimensional poverty percentage दिया हुआ है। Sharp fall in rural poverty उसका भी आपको percentage है। Sharpest reduction in Bihar, and then deprivation in cooking, fuel and housing in the most common, आप कह सकते हो कि मोस्ट कॉमन तरीके से वो बताया है। तो स्कूल अटेंडेंस की बात भी है, आप देखिए, इट इज हेयर। न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो ये थ्री डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी को पूरे अच्छे से डिस्कस किया है, डिटेल में दिया है। ग्लोबली इंडिया हैज द लार्जेस्ट हेड काउंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर, दैट इज 2228.9। नाइजीरिया उसके बाद, फिर पाकिस्तान, फिर इथियोपिया, फिर डीआर कॉन्गो। सो वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज। ये सारे फैक्ट्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, कैसे हम फाइट कर रहे हैं, इनको आप जो है इनसे की नोट्स बनाइए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस
and use it for your own benefit. Going further with one more important, newspaper here. This is with respect to the, you know, private investment. IMF says and World Bank have cut their economic growth projection for the world economy, including India. तो वो कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि भाई हमने कट किया, तो एजेंसीज ने प्रोजेक्शन स्लैश क्यों की? जैसा मैंने पहले भी कहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, मॉनेटरी टाइटनिंग एंड एक्सपोर्ट में रिडक्शन होने की वजह से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीएफसीई ग्रोथ बूस्ट कैसे हुई थी? प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से। ये दोनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए, पीएफसी एंड जीएफसीएफ। दोनों आप अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज इन द प्रीलिम्स दीज टर्म्स कैन कम अप। सेकेंडली, इंडिया का प्राइवेट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कैसे आ रहा है? वो आ रहा है आपका SCZ, टेलीकॉम, रोड, ब्रिजेस, इंडस्ट्रियल, बायोटेक, आईटी पार्क्स। सो नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है उनमें भी राइज हुआ है, लेकिन वो इतना नहीं हुआ है। देन क्या इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है? तो ग्रोथ इन ग्रॉस, ये GFCF जो मैंने पहले बताया, ये एक्सेलरेटेड मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है। इसकी वजह से इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट से की ड्राइवर होती है, क्योंकि उससे आपका आपका कैपिटल एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट के और भी फिर प्रोपोर्शनेट पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज ट्रू। फिर उसके बाद जो है, व्हाट कुड हिट प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स? तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हिट क्या कर सकता है? ड्यूरेबल मार्केट डिमांड होनी चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो है डिमांड होनी चाहिए। फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही, लेकिन इंडस्ट्री फिर भी हेजिटेंट है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण, एक्सपोर्ट डिमांड के कारण, कि वेदर हाउ इट शुड एक्ट। सो तो पॉलिसी पॉलिसी इनिशिएटिव अभी क्या चाहिए? लोअर इंटरेस्ट रेट्स होने चाहिए इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन जो है मार्केट डिमांड और पॉजिटिव बिजनेस सेंटीमेंट्स आर द की ड्राइवर्स। गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट फिस्कल मेजर्स लेने चाहिए, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए, कंजम्पशन डिमांड को प्रमोट करना चाहिए। उससे आपकी, व्हाट यू शुड से, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन प्रमोटिंग थिंग। तो वही हमने दो तीन की वर्ड्स देखे, ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF, एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमने यहाँ पर देखा। दीज आर ऑल की टर्म्स एंड keywords. So these were the very, very important things and areas which we had covered from the newspaper, and I have covered all the newspapers wherever what was important I have already put on the table. Please do put your best, and also make sure to revise it. Do get back for any kind of issues and any points. Looking forward to your feedback. Do like, share, and subscribe our channel. Thank you very much, and wishing you all the best for success in studies.